मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा आज की क्लास का। मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है डिजाइन ऑफ फ्लैंज्ड सेक्शन। डिजाइन ऑफ फ्लैंज सेक्शन। अब हमें इसकी डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग में वो केस ले रहे हैं जिसमें आपको बीम की साइज गिवन होगी। तो साइज ऑफ द बीम विल बी गिवन टू यू, सो सेक्शन साइज विल बी गिवन टू यू। आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो सेक्शन साइज इज गिवन एंड एरिया ऑफ स्टील, इसको मैंने कैपिटल में लिखा क्योंकि यही हमारी मेन चीज है, इज टू बी कैलकुलेटेड। एरिया ऑफ स्टील को आपको कैलकुलेट करना है। सो दिस बिकम्स अवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो आपको डिजाइन करना है फ्लैंज सेक्शन का। इसमें आपको साइज दे रखी है बीम की, आपको एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। जो स्टेप आपको बताऊंगा वही स्टेप फॉलो करना है। जैसे ही वो स्टेप फॉलो करोगे सारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। यू विल गेट द डिजाइनिंग। अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी स्टेप 1। तो पहला स्टेप है आपका कैलकुलेट एक्सयू लिमिटिंग। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लो, निकाल सकते हैं। तीनों ग्रेड ऑफ स्टील के लिए हमें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की जानकारी है। फॉर ऑल द 3 grades of steel we know the limiting depth of neutral axis। क्लियर है? तो कैलकुलेट एक्सयू लिमिटिंग, निकाल सकते हो एक्सयू लिमिटिंग। अगला स्टेप बोलता है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो। अभी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसके लिए कल मैंने आपको 3 सवाल कराए थे। ये डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर? तो डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, so depending upon the actual limiting with respect to the flange thickness you will calculate the limiting moment of resistance. So we'll say depending upon what? So based upon XU limiting. So based upon XU limiting with respect to what? Based upon XU limiting with respect to depth of flange. कल इसके ऊपर 3 सवाल कराए मैंने आपको। We have discussed 3 problems on this yesterday. With respect to depth of the flange, 3 cases we have discussed yesterday. और तीनों में मैंने आपको moment of resistance निकालने बताया था। तो based on upon XU limiting with respect to the depth of flange, compute limiting moment of resistance। तो limiting moment of resistance निकाल सकते हैं। You can compute limiting moment of resistance। चलो ठीक है, limiting moment of resistance निकल गया आपका। ये आपका क्या है? दिस इज स्टेप 2। तो ये तीसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप आ गया। अब जो मोमेंट आप अप्लाई कर रहे हो बीम के ऊपर या सेक्शन के ऊपर, अब उसके एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपका अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा है, उस केस में आप क्या डिजाइन करके दोगे? इफ अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, देन व्हाट इज टू बी डिजाइन्ड? तब हम क्या डिजाइन करेंगे? अगर हमारा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा हुआ, उस केस में हम उसको क्या डिजाइन करके देंगे? उस केस में हम डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करके देंगे। सो इन सच केस डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज बीइंग डिजाइन्ड। सो वी आर नोन टू द फैक्ट that doubly reinforced section would be designed. So then doubly reinforced section would be designed. So then doubly reinforced section would be designed. तब आप डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को डिजाइन कर दोगे। पर अगर हमारा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम हुआ, तब क्या डिजाइन करके दोगे? तब आप सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करके दोगे। सो देन सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज डिजाइन्ड। सो देन सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज डिजाइन्ड। तो उस केस में हम क्या डिजाइन करके देंगे? सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करके देंगे। तो हम डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करेंगे या सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करेंगे, ये डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर? कि जो मोमेंट आप अप्लाई कर रहे हो सेक्शन के ऊपर, वो हमारे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा है या कम है। तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आ गया। ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। दिस वाज आवर स्टेप नंबर 3। अब अगला स्टेप क्या बोलता है? एज फॉलोज। इसको ऐसे लिख देते हैं, एज फॉलोज। अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करेंगे? तो स्टेप 4। अब बहुत ही ध्यान से सुनना इन बातों को, बहुत ही ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सुनना इस बातों को। क्लियर है? सर वॉचिंग योर लेक्चर्स कंटिन्यूसली, वेरी हेल्पफुल फ्रॉम JNK। चलो अच्छी बात है। अब स्टेप 4 से सारी कॉन्सेंट्रेशन आपके पूरे लेक्चर के ऊपर आनी चाहिए। पहली चीज,
अज्यूम एक्स यू इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लैंज। आप मान लोगे हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ फ्लैंज के बराबर है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लोगे एंड कंप्यूट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 निकाल सकते हो। अगर मैंने एक्स यू की वैल्यू डीएफ मान ली और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया, कैसे एक्स यू की वैल्यू डीएफ कंप्यूट कर रखी है। अब अगला स्टेप क्या बोलता है, स्टेप 5। अब अपना दिमाग चलाना है इसके अंदर। जो मोमेंट हमारी बीम के ऊपर लग रहा है, जो मोमेंट हमारी बीम के ऊपर लग रहा है, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 से कम है। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 से कम है। इस बात का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस कहां लाई कर रही है। जो मोमेंट बीम के ऊपर हमने अप्लाई कराया, अगर वो हमारे MR1 से कम है, MR1 कब निकाला, जब XU की वैल्यू आपने DF के बराबर मानी। तो इस बात का मतलब क्या निकालते हो आप, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस। If moment which is being applied over the section is less than MR1, where MR1 is calculated by considering XU equals to DF, what conclusion you draw from this? Neutral axis कहाँ लाई कर रही है। फ्लैंज में लाई कर रही है, बिल्कुल सही बात है। सो न्यूट्रल एक्सिस इज लाइंग इन द फ्लैंज। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में, इस बात का मतलब क्या हुआ, द न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज। तो न्यूट्रल एक्सिस किसके अंदर है, फ्लैंज के अंदर है। तो हम सेक्शन को कैसे डिजाइन करेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह। न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज एंड सेक्शन बिहेव्स एज रेक्टेंगुलर सेक्शन। सेक्शन बिहेव्स एज रेक्टेंगुलर सेक्शन, बात ही खत्म। तो इसमें तो एरिया ऑफ स्टील निकालने आता है, एंड एरिया ऑफ स्टील इज गिवन बाय डायरेक्टली एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब तो एरिया ऑफ स्टील डायरेक्टली निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.5 FCK/BD अपॉन FY इंटू 1 माइनस। अब तो ये एक्सप्रेशन सबको रट गया होगा, यू मस्ट बी नोइंग दिस एक्सप्रेशन। So 1 minus 4.6 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट FCK/BD स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील हम यहीं से निकालेंगे। हाँ, C बराबर T कर सकते हो नीरज प्रताप, पर C बराबर T करने के लिए आपको एक और इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। एक तो C बराबर T, दूसरा फिर एरिया ऑफ स्टील भी तो कैलकुलेट करना है आपको। देन यू टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील आल्सो। XU भी तो निकालनी पड़ेगी, यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU आल्सो। तो फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को आपको बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट के बराबर लिखना पड़ेगा। C बराबर T भी करनी पड़ेगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट के बराबर भी लिखना पड़ेगा, तब जाके एरिया ऑफ स्टील निकल के आएगा। आप ये वाला एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के। तो ये पहला केस है जो आपको सवाल में मिल सकता है कि हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में ही आ जाए। जब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में ही आ गई, फिर तो ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। रेक्टेंगुलर सेक्शन तो पीछे डिजाइन कर रखा है आपने, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो यहां तक तो बहुत आसान चीज चल रही थी, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इन दिस देयर शुड बी नो इशू। आगे स्टेप बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप, आपका अगर अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट MR1 से ज्यादा निकल के आ गया, तब दिक्कत वाली बात है। तो इफ अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट is more than MR1 but is less than limiting moment of resistance, or you can say equal than limiting moment of resistance। अब आपको फिर से assumption लेनी पड़ जाएगी, तो अब ध्यान से समझना है इस केस को। आपका अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट MR1 से ज्यादा है पर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है, इसका मतलब डिजाइन तो सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन ही होगा। पर इस बार न्यूट्रल एक्सिस कहां पर है हमारी, न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब रीजन। तो इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस वेब रीजन में है। सो न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब रीजन। अब न्यूट्रल एक्सिस वेब रीजन में आ गई। अब न्यूट्रल एक्सिस वेब रीजन में आ गई, फिर से आपको असम्पशन लेना पड़ेगा। जैसे पीछे असम्पशन क्या लिया था, XU आपने DF के बराबर लेके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दिया था। अब आप करोगे नाउ XU इज इक्वल टू व्हाट। अब आपने XU किसके बराबर माना, XU 7/3 DF के बराबर माना, एंड कंप्यूट MR2 निकाल सकते हो आप। So you can assume XU equals to 7/3 DF, और आप क्या कैलकुलेट कर लो, MR2 कैलकुलेट कर लो। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MR2। क्लियर है यहां तक की कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी।
एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? इसको मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगा, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी तो मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, सेम कहानी मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में बना के दिखा दूंगा, पूरी विजुअलाइजेशन आ जाएगी। पर अभी के लिए एक बार कैलकुलेशन कर लूं मैं। तो जैसे ही आपका जो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है वो MR1 से ज्यादा हुआ, पर अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है या लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है, तो डिजाइन तो सिंगली रीइंफोर्स एक्शन ही होगा, पर आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहां चली गई है? वेब रीजन में चली गई है। अब न्यूट्रल एक्सिस वेब रीजन में चली गई है, यहां पर भी दो केसेस हैं। हो सकता है हमारा DF 3/7 XU से कम हो, ऐसा भी हो सकता है हमारा DF 3/7 XU से ज्यादा हो, तो दोनों जगह इशू है। तो हमने क्या किया DF को 3/7 XU मान लिया और दोबारा क्या कैलकुलेट कर लिया? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अगेन आई हैव कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अगला स्टेप, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसी के ऊपर सवाल बनता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसी के ऊपर सवाल बनता है। स्टेप 7, अगर आपका अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, जरा आप खुद बताना, अगर आपकी अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट MR2 से ज्यादा हुई, क्या मतलब है इस बात का? जो मोमेंट आपने अप्लाई किया अगर वो MR2 से ज्यादा आ गया, और MR2 कब निकाला था आपने? XU की वैल्यू 7/3 DF के बराबर मान के निकाला था। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? XU इज मोर देन 7/3 DF और लेस देन 7/3 DF। अगर हमारी अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट MR2 से ज्यादा है तो हमारी XU की वैल्यू 7/3 DF से ज्यादा हुई या 7/3 DF से कम हुई? इसका मतलब ये आ गया, इसका कंक्लूजन ये निकला कि हमारी XU की वैल्यू 7/3 DF से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। XU इज मोर देन 7/3 DF। मोर देन इक्वल टू बोल सकते हो आप, इट इज मोर देन इक्वल टू। क्लियर चीज? इस बात का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस बात का मतलब ये हुआ DF की वैल्यू क्या हुई? DF की वैल्यू 3/7 XU से कम हुई। अगर DF की वैल्यू 3/7 XU से कम हो गई, इसका मतलब अगर DF की वैल्यू 3/7 XU से कम हो गई, इस बात का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? DF की वैल्यू 3/7 XU से कम हो गई, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? पूरे DF वाले सेक्शन में हमारी स्ट्रेस कैसी है? पूरे DF वाले सेक्शन में हमारी स्ट्रेस कैसी है? कांस्टेंट है। तो खत्म कहानी। तो अब तो आप डायरेक्टली एनालिसिस कर सकते हो। नाउ यू कैन गो फॉर द एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे कर लूंगा? DF वाले पूरे रीजन में हमारी स्ट्रेस कांस्टेंट है, इसको दो पोर्शन में ब्रेक कर देंगे, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हो जाएगा, एक फ्लैंज सेक्शन हो जाएगा हमारा। सो कैलकुलेट एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो कैलकुलेट एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे? कंप्रेशन को टेंशन के बराबर कर देंगे। तो कंप्रेशन को टेंशन के बराबर कर सकते हो, यहां से एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जो अप्लाइड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर दो मैथमेटिकली, तो आपकी वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी? आपकी वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी? XU की निकल के आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं आपने जो मोमेंट अप्लाई किया ये हमारे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा? मैथमेटिकल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू एक रेक्टेंगुलर सेक्शन पूरा वेब वाला और एक फ्लैंज सेक्शन जिसमें स्ट्रेस यूनिफॉर्म है। तो 0.36 FCK BW, ध्यान रखना रेक्टेंगुलर सेक्शन की विड्थ कितनी होती है? BW इंटू XU D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF। तो BF माइनस BW इंटू DF। दूसरे वाले सेक्शन की लीवर आर्म कितनी होती है? जो दूसरा वाला सेक्शन होता है हमारा, इसकी लीवर आर्म कितनी निकल के आती है? इसकी लीवर आर्म निकल के आती है D माइनस DF/2। सो D माइनस DF/2। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? XU निकाल लूंगा। फ्रॉम हियर आई विल कैलकुलेट द एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एम क्या था? एरिया ऑफ स्टील। सो टू कंप्यूट एरिया ऑफ स्टील, अब कंप्रेशन बराबर टेंशन कर दो। तो कंप्रेशन को टेंशन के बराबर करो, आपका एरिया ऑफ स्टील निकल गया है, सवाल खत्म। तो कंप्रेशन कितना होगा? फिर से दोनों पोर्शन का लिखना है कंप्रेशन आपको। 0.36 FCK BW इंटू XU 0.45 FCK इंटू DF BF माइनस BW दिस इज इक्वल टू 0.87 FI इंटू AST। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगी? AST निकल के आ जाएगी। यू विल गेट दी AST। तो आपको AST की वैल्यू मिल जाएगी। यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ AST।
तो ये हमारा दूसरा केस बन जाता है, दिस बिकम्स अवर सेकंड केस। तो पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में हो, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह डिजाइन किया। दूसरा केस हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस वेब में हो। अब वेब में भी आने के बाद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे डीएफ की वैल्यू 3/7 एक्सयू से कम आ जाए, तो ये वाला केस बन गया। कैसे निकाला इस बात को, मैंने एक्सयू की वैल्यू कितनी मान ली, 7/3 डीएफ मान ली। हाँ बिल्कुल एएसटी टोटल है, प्रियांशु बिल्कुल सही बोला आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट प्रियांशु। तो ये मेरा दूसरा केस बना, पर एक तीसरा केस भी तो हो सकता है, एक तीसरा केस भी तो हो सकता है। अभी मेरे डीएफ की वैल्यू 3/7 एक्सयू से क्या थी, अभी मेरे डीएफ की वैल्यू 3/7 एक्सयू से क्या थी, कम थी। मेरे डीएफ की वैल्यू 3/7 एक्सयू से ज्यादा भी तो हो सकती है। तो अब अगले पेज पे गए, ये मेरा स्टेप नंबर 8 है। तो स्टेप 8, अगर आपकी अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट MR2 से कम है पर MR1 से ज्यादा है, अगर आपकी अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट MR2 से कम है पर MR1 से ज्यादा है, क्या मतलब इस बात का कि XU की वैल्यू DF से ज्यादा है, XU की वैल्यू DF से ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो XU इज मोर देन DF बट it is less than 7/3 times of DF, but it is less than equal to 7/3 times of DF। इसका मतलब ये कौन सा केस बन गया, ये वो केस बन गया जिसमें DF की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/7 XU है। तो अगर DF की वैल्यू 3/7 XU से ज्यादा निकल के आती है, हम DF की जगह क्या ले लेते हैं, हम DF की जगह क्या ले लेते हैं, YF ले लेते हैं, तो बात खत्म। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, DF की जगह Y ले लेंगे। सो कंप्यूट एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कैसे, जो आपका अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, जो आपका अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर दो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लो। पर अब डीएफ की जगह क्या यूज करोगे, वाईएफ यूज करोगे। सो बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड इज इक्वल टू 0.36 FCK, 0.36 FCK BW इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF इंटू D माइनस YF बाई 2। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से हम XU निकाल लेंगे। एम क्या था, एरिया ऑफ स्टील निकालना, कंप्रेशन को टेंशन के बराबर कर देंगे। सो विल से फॉर एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, कंप्रेशन टेंशन के बराबर है, बराबर कर दो। तो 0.36 FCK BW इंटू XU प्लस 0.45 FCK 0.45 FCK इंटू YF BF माइनस BW, दिस इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। AST की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, डिजाइनिंग खत्म। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो सारी बता दी आपको। So there can be 3 possibilities while designing a flange section, all 3 possibilities I have discussed। तीनों के तीनों पॉसिबिलिटी बना दिया। तीनों में से कोई सा भी केस आया, जो एरिया ऑफ सील आपने निकाला वो हमारी परमिसिबल लिमिट के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब मिनिमम एरिया ऑफ सील और मैक्सिमम एरिया ऑफ सील के बीच में निकल के आना चाहिए। तो एरिया ऑफ सील कैलकुलेटेड अबव शुड बी विद इन दी परमिसिबल लिमिट। तो अगला स्टेप आ गया, स्टेप 9। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्टील कंप्यूटेड अबव must be within permissible limit, must be within permissible limit। ये हमारी परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। पहली क्या है हमारी, AST मिनिमम, AST मिनिमम डिवाइड बाय BD, B की जगह क्या हो जाएगा BWD, तो ध्यान रखना है इसका, शुड बी ग्रेटर देन 0.85 बाय FY, ये AST मिनिमम है। और फिर AST मैक्सिमम, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, पहला पॉइंट AST लिमिटिंग और दूसरा पॉइंट 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, सो 0.04 BW इंटू D। योर डिजाइनिंग इज फिनिश्ड। तो ये हमारी डिजाइनिंग होती है फ्लैंज सेक्शन की। दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ द फ्लैंज सेक्शन। अब पूरी डिजाइनिंग में किसी को कोई भी पॉइंट पूछना हो,
Any point to be discussed for anyone? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? अरे भाई दीपक 1000 बार तो बोल दिया सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, एक ही चीज बार बार क्यों पूछते हो? मतलब एक चीज को बार बार पूछने में क्या मजा आता है क्या? क्लियर है पूरी डिजाइनिंग? डिजाइनिंग ऑफ फ्लैंज सेक्शन में किसी को कोई भी डाउट हो? इन डिजाइनिंग ऑफ फ्लैंज सेक्शन एनी डाउट फॉर एनीवन? नहीं है डाउट तो अप्लाई करके बताइए. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट अप्लाई दिस. तो सवाल दिया है आपको, अप्लाई करके बताइए. एक बार खुद इमेजिन करना कि आप लोगों से एक ही बार 100 लोग रोज पूछते रहे. आप लोगों से एक ही बात 100 लोग रोज पूछते रहे. सो एम इज टू कैलकुलेट, एम है एरिया ऑफ स्टील निकालना. सेक्शन की साइज आपको गिवन है. साइज ऑफ द सेक्शन इज गिवन टू यू. यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील. ये सेक्शन की साइज आपको मेंशन्ड है. विड्थ मान लो वेब की 400 mm. सो विड्थ ऑफ द वेब इज 400 mm. एरिया ऑफ स्टील इज टू बी फाउंड. एरिया ऑफ स्टील आपको निकालना है. कंक्रीट की ग्रेड मान सकते हो आप. FCK है 20 MPa और FI है 415 MPa. सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील इज आल्सो गिवन टू यू. दोनों वैल्यू दे दिए आपको. बोथ द वैल्यूज आर गिवन टू यू. तो पीछे जो आपको जानकारी दी है सारी जानकारी एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई करनी है. वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, द इंटायर इन्फॉर्मेशन इज टू बी अप्लाइड एज इट इज. बीम की साइज गिवन है. एम है एरिया ऑफ स्टील निकालना. एम इज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील. क्योंकि आपको सपोर्ट कंडीशन दी हुई है और आपको इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? तो पेज ऐड किया तो सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन. इफेक्टिव विड्थ निकालनी पड़ेगी. सो यू टू कैलकुलेट द इफेक्टिव विड्थ. तो इफेक्टिव विड्थ किसके बराबर होती है? दो चीजों के मिनिमम के बराबर होती है. L0 अपॉन L0 बाय बी प्लस 4 प्लस BW पहली चीज. और दूसरी चीज क्या हमारी? दूसरी चीज है जो विड्थ आपको सवाल में गिवन है. द विड्थ इट इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम. निकाल के बताना जरा क्या आ रही है. इफेक्टिव स्पैन कितना है हमारा? 7 मीटर है. L0 की वैल्यू कितनी होगी? L0 की वैल्यू कितनी होगी? L इफेक्टिव ही होगी क्योंकि सिंपली सपोर्टेड का केस है. तो 7000 अपॉन 7000 बाय 1500 प्लस 4 प्लस 400 और दूसरा है हमारा 1500. जरा ये वैल्यू निकालना कितनी आ रही है. व्हाट इज दिस वैल्यू कमिंग आउट? ये जो कैलकुलेशन करी हमने इससे वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? पहले क्राइटेरिया से BF कितना आ रहा है? फ्रॉम फर्स्ट क्राइटेरिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BF कमिंग आउट? 120.8 mm. तो यही हमारी मिनिमम है. तो दिस इज अवर मिनिमम वैल्यू. क्लियर है पूरी कहानी? चलो तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई 1208. अब पीछे वाली सारी जो डिस्कशन करी थी उसको अप्लाई करो. एक एक करके सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं. तो स्टेप नंबर 1. पहला स्टेप क्या है? एक्सट्रू लिमिटिंग.
ग्रेड ऑफ सील कौन सी है? Fe415 सो 0.48 डी, सो 0.48 इंटू डी, डी कितना दे रखा है? 650 mm आपको, 650 mm कैलकुलेट करना जरा। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, व्हाट इज द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कमिंग आउट? 312 mm, सबका ये रहा 312 mm, तो 312 mm। तो हमारी XU लिमिटिंग किससे ज्यादा है? DF से ज्यादा है, डेप्थ ऑफ लाइन से तो ज्यादा ही है 100 mm से, सो मोर देन 100 mm। तो ये तो वेब में चली गई हमारी। फिर हमने कैलकुलेट किया 7/3 टाइम्स ऑफ DF, जरा कैलकुलेट करके बताना 7/3 टाइम्स ऑफ DF। 7/3 टाइम्स ऑफ DF कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 700/3 कितना हुआ? 700/3 कितना हुआ? 700/3 कितना आ रहा है? 7/3 2 टाइम्स ही जाएगा, 233.33 mm। हमारी कितनी आ रही है? 312 mm, यानी XU लिमिटिंग इज ग्रेटर देन 7/3 टाइम्स ऑफ DF। XU लिमिटिंग 7/3 टाइम्स ऑफ DF से ज्यादा है, या आप ये भी बोल सकते हो DF की वैल्यू कम है किससे? 3/10 टाइम्स ऑफ XU लिमिटिंग से। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? DF की वैल्यू 3/7 XU लिमिटिंग से कम है, क्या करना पड़ जाएगा हमें? व्हाट इज टू बी डन? देन व्हाट इज टू बी डन? कौन सा केस लगेगा? DF इज लेस देन 3/7 टाइम्स ऑफ XU लिमिटिंग। तो कांस्टेंट स्ट्रेस भी है और पैराबोलिक वाला रीजन भी है हमारा, तो DF की जगह मुझे किसको यूज करना पड़ जाएगा? तो DF की वैल्यू नहीं, सिर्फ कांस्टेंट स्ट्रेस है, सॉरी, DF की वैल्यू ज्यादा होती तो यूज करते। DF की वैल्यू 3/7 टाइम्स ऑफ XU से कम है, तो कांस्टेंट स्ट्रेस ही है। जब कांस्टेंट स्ट्रेस ही है तो मैं क्या यूज करूंगा? YF वाला केस नहीं होगा प्रियांशु, सिर्फ कांस्टेंट स्ट्रेस होगा। प्रियांशु YF वाला केस नहीं होगा, कांस्टेंट स्ट्रेस है, डायरेक्टली यूज कर लेंगे DF। तो डायरेक्टली आई विल बी यूजिंग DF ओनली। क्लियर है? YF वाला केस नहीं है अभिषेक, DF की वैल्यू कम है ना 3/7 टाइम्स ऑफ XU से, तो पूरी डेप्थ के अलोंग कांस्टेंट स्ट्रेस है। थ्रू द एंटायर डेप्थ देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रेस ओनली। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो DF वाले एक्सप्रेशन से। सो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वेब रीजन में, और पूरी DF के लॉन्ग कांस्टेंट स्ट्रेस, तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 0.36 FCK BW इनटू XU लिमिटिंग D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW इनटू XU लिमिटिंग। अच्छा, इनटू XU लिमिटिंग क्यों डाल दिया भाई? लीवर आर्म डाल दिया ना। लीवर आर्म हमारी कितनी है? D माइनस DF/2, सो 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF इंटू D माइनस DF/2। वैल्यू पुट करो, यहां से क्या निकल के आ जाएगी? फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। वैल्यू भी पुट कर देता हूं, कुछ लोगों से तो वैल्यू भी पुट नहीं होती इसके अंदर। 20 BW की वैल्यू है हमारी 400, XU लिमिटिंग आपने निकाल के दिया मुझे 312, 650.42 इंटू 312 प्लस 0.45 FCK 20, BF की वैल्यू 1208 माइनस 400, DF की वैल्यू कितनी है? 100 mm है, सो DF की वैल्यू है 100 mm, सो DF इज 100 mm, 100 mm 650 माइनस 100/2। जरा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के देना। प्रियांशु ने लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के दिया 902 क्रॉस वेरीफाई कर देना बाकी लोग। somebody क्रॉस वेरीफाई कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 902 ही आ रहा है या नहीं आ रहा। सो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 902 mm नहीं होगा, किलो न्यूटन मीटर होगा अभिषेक। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये, दिस इज द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, दिस बिकम्स अवर सेकंड स्टेप्स, दिस इज अवर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हो, अब स्टेप नंबर 3, हम जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, वो है 700 किलो न्यूटन मीटर। इसकी वैल्यू किससे कम है?
लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है, कितना? 902 किलो न्यूटन मीटर से। तो सेक्शन कैसे डिजाइन करोगे? सो सेक्शन इज डिजाइंड एज अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। हम सेक्शन कैसे डिजाइन करेंगे? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन की तरह डिजाइन करेंगे। स्टेप 4 क्या कर लेंगे अब? अज्यूम XU इक्वल्स टू DF 100 mm। हम मान लेंगे XU किसके बराबर है? I'll assume XU is equal to DF। XU DF के बराबर मान लेंगे और MR1 कैलकुलेट कर लेंगे। We'll calculate the value of MR1। निकाल लो MR1। तो XU की वैल्यू DF के बराबर मानी और हमने MR1 कैलकुलेट कर लिया। जब XU DF के बराबर है, फिर से रेक्टेंगुलर सेक्शन ही हमारा 0.36 FCK, ध्यान रखना BF आएगी। सो BF इंटू XU D माइनस 0.42 XU। सो 0.36 इंटू 20, BF की वैल्यू कितनी है? 1208। 1208 XU की वैल्यू आपने 100 मान ली, 650 माइनस 0.42 इंटू 100। जरा निकाल के बताना कितनी वैल्यू आ रही है। MR1 इज हाउ मच? तो मैंने XU की वैल्यू DF के बराबर मानी और MR1 कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करके बताना MR1 कितना है हमारा। व्हाट इज MR1 कमिंग आउट? 528। तो 529 लिख देता हूं। 529 किलो न्यूटन मीटर। तो कम है ज्यादा है? तो MR1 से हमारी वैल्यू कम है या ज्यादा है? तो हम जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, वो MR1 से क्या है? हम जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो MR1 से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है इज इन वेब रीजन। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉल्स इन व्हाट? वेब रीजन। So we'll say, so it implies neutral axis lies in web region। न्यूट्रल एक्सिस किसमें लाई करती है? वेब रीजन के अंदर लाई करती है। assumption is wrong। न्यूट्रल एक्सिस किसमें लाई कर रही है? हमने कोई assumption नहीं ली बेटा, अभी बाबूलाल अभी कोई assumption नहीं ली है मैंने तो XU को DF के बराबर माना है। I have simply assumed that XU is equal to DF। हमने कोई assumption नहीं ली है यहाँ पे। क्लियर है? वो तो हमारी जो मोमेंट है वो MR1 से ज्यादा निकल के आ गई। इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस किसमें चली गई? वेब रीजन में चली गई। सो नाउ अज्यूम XU is equal to 7/3 times of DF। अब मैं XU को क्या मान लूंगा? 7/3 times of DF मान लूंगा। 7/3 times of 100 निकाला था पीछे आपने कहीं पे, ये कितना आ रहा था? 233। सो 233.3 mm। तो XU की वैल्यू 7/3 टाइम्स ऑफ फ्लैंज में ही है ना सर। XU कहां से आ गई फ्लैंज में? XU भैया अगर आपने XU को DF माना तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है 529। आप जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हो वो है 700 किलो न्यूटन मीटर। तो आपकी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो तो फ्लैंज से बाहर चली जाएगी। XU फ्लैंज में तब होती अगर आप जो मोमेंट अप्लाई कर रहे होते वो 529 किलो न्यूटन मीटर से कम वाला मोमेंट होता। आपने कितना मोमेंट लगाना है इसके ऊपर? 700 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लगाओगे तो उस केस में तो XU आपके DF से बाहर चली जाएगी। तो अब हम XU की वैल्यू मान रहे हैं 7/3 टाइम्स ऑफ DF। दोबारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको मैंने पीछे क्या नाम दिया था? MR2 का नाम दिया था। दिस वाज गिवन नेम MR2। क्लियर है? तो अगर आपने XU की वैल्यू 7/3 टाइम्स ऑफ DF मानी हुई है, अभी भी पूरे डेप्थ ऑफ फ्लैंज के लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस होंगे, तो हम डायरेक्टली वाला एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। 0.36 FCK BW इंटू XU D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF इंटू D माइनस DF बाई 2। कैलकुलेट करो ये वैल्यू कितनी आ रही है। सो 0.3 इंटू 20 इंटू 400। XU की वैल्यू कितनी है? 233.3। 650 माइनस 0.42 233.3 प्लस 0.45 इंटू 20 1208 माइनस 400
DF है 100 इंटू 650 माइनस 100/2, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 10⁻⁻6 से। ये हमारा MR2 है। कितना आ रहा है MR2? 807 किलो न्यूटन मीटर। अब जरा कंपेयर करना, MR2 की वैल्यू निकाल लिया आपने, अगला स्टेप आ जाता है हमारा, ये था स्टेप 5, अगला स्टेप आ जाएगा स्टेप 6। हम जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो है 700 किलो न्यूटन मीटर का। आपने जो XU की वैल्यू 7/3 टाइम्स ऑफ DF मानी, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया वो आ रहा है 807 किलो न्यूटन मीटर। तो हम जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो कम है MR2 से। तो अब जरा बताना XU की वैल्यू क्या होगी। तो हेंस XU इज लेस देन 7/3 टाइम्स ऑफ DF। तो अगर हमारा मोमेंट इससे ज्यादा आ जाता, इसका मतलब XU की वैल्यू 7/3 टाइम्स ऑफ DF से क्या होती? ज्यादा होती। तो इसका मतलब अभी XU की वैल्यू 7/3 टाइम्स ऑफ DF से क्या है? कम है। इसका मतलब ये हुआ कि DF की वैल्यू 3/7 टाइम्स ऑफ XU से ज्यादा है। अगर DF की वैल्यू 3/7 टाइम्स ऑफ XU से ज्यादा है, इसका मतलब अब आपको YF लगाना पड़ेगा जब आप अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर करोगे। तो ये वाला केस निकल के आ गया। तो कौन सा केस निकल के आ गया पीछे में से? फर्स्ट केस है, सेकंड केस है या थर्ड केस है? तो ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है या थर्ड केस है? So this is first case, second case और third case. This is the third case which I have discussed. ये तीसरा केस है हमारा। तो 700 इंटू 10⁻6 डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो, तो ये लिख दो 0.36 FCK BW इंटू XU D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF इंटू D माइनस YF/2। तो दिस इज अवर थर्ड केस। वैल्यू पुट करना 700 इंटू 10⁻6 0.36 इंटू 20 इंटू 400 इंटू XU इंटू 650 माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 इंटू 20 इंटू 1208 माइनस 400। जरा कोई मुझे बताएगा YF की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट द वैल्यू ऑफ YF? YF की वैल्यू कितनी होती है? 0.65 टाइम्स ऑफ DF प्लस 0.15 टाइम्स ऑफ XU इंटू 650 माइनस 0.65 टाइम्स ऑफ DF प्लस 0.15 टाइम्स ऑफ XU होल का डिवाइड बाय 2। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और मुझे XU की वैल्यू निकाल के बताओगे। यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पूरी। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए बोला था थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU। 179.38 क्रॉस वेरीफाई करना। अभिषेक बोल रहा है 179.38 है। Somebody cross verifies 179.38 mm. Somebody cross verifies. Is it coming out to be same or not? तो XU आ रही है 179.38 mm अकॉर्डिंग टू अभिषेक। DF कितना था हमारा? 100 mm था। So DF थी हमारी 100 mm। 7/3 टाइम्स ऑफ DF कितना था हमारा? 233.3 mm। अब जरा चेक कर लो, हमारे XU की वैल्यू DF से ज्यादा है और हमारे XU की वैल्यू किससे कम है? और हमारे XU की वैल्यू किससे कम है? 7/3 टाइम्स ऑफ DF से कम है। तब आप क्या निकाल सकते हो? एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हो। सो वी कैन से फॉर एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन बराबर टेंशन कर दो। इक्वेट कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन। So 0.36 FCK BW इंटू XU तो निकाल ही लिया आपने, प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF। दिस इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST।
भाई ठंडी क्यों हो गई इतनी। एरिया ऑफ सील निकाल के बताओ कितना आ रहा है। तो 0.36 इंटू 20 इंटू 400 इंटू 179.38 प्लस 0.45 इंटू 20 1208 माइनस 400 0.65 इंटू DF plus 0.15 into 179.38. This is equal to 0.87 into 415 into area of steel. Calculate the area of steel. This is the area of steel required. तो थर्ड केस है, एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया। So this is our third case. Area of steel is being computed. कितना आ रहा है? 3277 mm स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ स्टील निकल के आया है। अब चेक अप्लाई करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील should be greater than 0.87 BWD by FY। तो निकालो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितनी निकल के आ रही है। 0.87 400 इंटू 650 डिवाइड बाय 415। व्हाट इज AST मिनिमम कमिंग आउट? 0.85। हाँ 0.85 है ना। .85 होगा। कितना आ रहा है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील? व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कमिंग आउट? 532.89। तो हमारा जो एरिया ऑफ स्टील निकल के आ रहा है AST मिनिमम से क्या निकल के आ रहा है? सो ओके। तो हमारा जो AST मिनिमम है इट इज लेस देन व्हाट? AST। सो ओके। नेक्स्ट चेक किसके ऊपर लगेगा? मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील के ऊपर। नेक्स्ट ऑफ द चेक विच इज टू बी अप्लाइड is maximum area of steel. So area of steel should be less than equal to minimum of 0.04 times of BW into D. So 0.04 times of BW into D 4%। So 0.04 400। अब ओवरऑल डी नहीं दी हुई है आपको अफेक्टिव डेप्थ दे रखी थी। आप कवर कुछ मान सकते हो। यू मे अज्यूम द अफेक्टिव कवर। मैंने अफेक्टिव कवर मान लिया 650 प्लस 50। अजम्पशन है ये मेरी। तो अज्यूम जरा निकाल के बताना कितनी आ रही है। तो जो कवर है वो मैंने अज्यूम किया हुआ है। जो कवर है वो मैंने अज्यूम किया हुआ है। दैट इज बीइंग अज्यूम्ड बाय अस। कितना आ रहा है? 11,200। तुम्हारी एरिया ऑफ स्टील इन दोनों में से पहले मिनिमम। अब AST लिमिटिंग कैसे निकालोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट AST लिमिटिंग? एक्सयू लिमिटिंग की रेंज आपको पता थी। यू आर नोइंग एक्सयू लिमिटिंग। शुरू में निकाल लिया था आपने। एक्सयू लिमिटिंग DF से ज्यादा था, पर एक्सयू लिमिटिंग 7/3 टाइम्स ऑफ DF से क्या था? एक्सयू लिमिटिंग आपका DF से ज्यादा था और एक्सयू लिमिटिंग 7/3 टाइम्स ऑफ DF से क्या थी? एक्सयू लिमिटिंग 7/3 टाइम्स ऑफ DF से क्या थी? उससे भी ज्यादा निकल के आ रही थी। यानी DF की वैल्यू क्या हो गई? 3/7 टाइम्स ऑफ एक्सयू से कम हो गई। तो DF की वैल्यू क्या हो गई? 3/7 टाइम्स ऑफ एक्सयू लिमिटिंग से कम हो गई। तो अगर आपको लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील निकालना है तो यहां पर भी पूरे DF के लॉन्ग स्ट्रेस कांस्टेंट है। सो वी कैन से फॉर AST लिमिटिंग, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यू हैव टू कैलकुलेट दिस। कैसे?
कंप्रेशन बराबर टेंशन करके। सो 0.36 FCK BW into XU limiting plus 0.45 FCK BF minus BW into DF 0.87 FY into AST limiting। यहां से AST limiting निकाल के बताओ कितना आ रहा है। Solve this equation and calculate AST limiting। XU limiting कितनी थी हमारी? What was XU limiting? मेरे ख्याल से 233 थी, नहीं 233 नहीं थी। XU limiting सबसे पहले निकाली थी 312 निकाली थी शायद। 312 तो 0.45 इंटू 20 1208 माइनस 400 इंटू 100 0.87 415 AST लिमिटिंग निकालना जरा। AST लिमिटिंग कितना? व्हाट इज AST लिमिटिंग कमिंग आउट? योर फ्लैंज सेक्शन इज कंप्लीटेड। आपका फ्लैंज सेक्शन कंप्लीट हो गया। 4500 mm स्क्वायर, तो 4500 mm स्क्वायर। तो मिनिमम क्या है इसमें से? व्हाट इज मिनिमम ऑफ दीज टू? मिनिमम ऑफ दीज टू इज 4500 mm स्क्वायर। तो हम जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो 4500 से क्या है? कम है। सो दिस इज मोर देन AST। सो ओके, यानी जो एरिया ऑफ स्टील आपने कैलकुलेट किया है वो दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। The area of steel that you have computed is fulfilling both the criteria, minimum steel का और maximum steel का। तो दोनों क्राइटेरिया ही फुलफिल हो गए आपके। Both the criteria are fulfilled. Your flange section is completed. Designing of flange section complete करवा दिया मैंने आपका। तो डिजाइनिंग इज ऑल्सो डन। उसके ऊपर एक सवाल भी करा दिया। आपकी अगली क्लास अभी स्पेशल क्लास है अर्थक्वेक डिजाइनिंग वाली। अभी 10 बजे से शेड्यूल था, 10:01 हो गए। मैं डायरेक्टली लॉग इन कर रहा हूँ वहीं पे। आई एम डायरेक्टली लॉग इन दैट सिस्टम ओनली। ठीक है, जो भी आ रही है 4502 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इट विल हार्डली मैटर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट हार्डली मैटर्स। क्लियर है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।